हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या हक से। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जैसा आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल मतलब लेखांकन की अवधारणाएं, सिद्धांत व परंपराओं को डिटेल में देखने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, ये इसका पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट 1 में हम इसका परिचय, गैप्स मतलब कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कुछ लेखांकन की अवधारणाओं को देख चुके हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, लेखांकन की अवधारणाएं, सिद्धांत और परंपराओं में क्या अंतर है और ये क्या होती है, यह सब हमने पहले ही देख लिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप इन्हें यहीं से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इन लेखांकन की 7 अवधारणाओं को पढ़ चुके हैं, तो एक बार मैं आपको इन्हें शॉर्ट में समझा देती हूँ। एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब कि सत्ता की अवधारणा। इसके अनुसार फ्रेंड्स, बिजनेस और उसका ओनर मतलब मालिक को अलग अलग व्यक्ति समझना चाहिए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मुद्रा मापांकन की अवधारणा। इसके अनुसार केवल मौद्रिक लेन देन मतलब कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और घटनाओं का ही लेखा किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट मतलब लेखांकन अवधि संकल्पना। फ्रेंड्स, इसके अनुसार व्यापार की एक निश्चित अवधि होती है। जनरली 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड या 1 साल का फाइनेंशियल ईयर होता है। एक्रूअल कंसेप्ट मतलब उपार्जन की अवधारणा। फ्रेंड्स, इसके अनुसार जिस वर्ष की इनकम और एक्सपेंस हम ले रहे हैं और वो जिस वर्ष से रिलेटेड है और वह जब उपार्जित हो जाए उसी वर्ष में उसे लिखने चाहिए, ना कि जब एक्चुअल कैश रिसीव्ड हो तब लिखना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट मिलान की अवधारणा। इसके अनुसार जिस अवधि की हम आय ले रहे हैं उससे संबंधित सभी व्ययों को ही लिखना चाहिए और तभी उसी से हमें सही प्रॉफिट निकालना चाहिए। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब सतत व्यापार की अवधारणा। फ्रेंड्स, व्यापार हमेशा निरंतर ही चलना चाहिए और कभी भी हमें नियर फ्यूचर में इसे बंद करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब लागत अवधारणा। व्यापार की सभी असेट्स को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब उसकी ऐतिहासिक लागत पर ही दिखाया जाता है। यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। और फ्रेंड्स, ये मैंने अभी आपको बहुत शॉर्ट में समझाया है और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पूरे डिटेल और एग्जाम्पल के साथ ये कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो आप उसे पहले पार्ट 1 का वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नई अवधारणा के साथ, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मतलब वसूली की अवधारणा। एक बार फ्रेंड्स हम इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन asset is to be recorded only when the business realizes it. When an asset is recorded at its historical cost of rupees 5 lakh and even if its current cost is rupees 15 lakh, such change not counted unless there is certainty that such change will materialize. एक बार हिंदी में भी देखते हैं। यह लागत अवधारणा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, ये जो वसूली की अवधारणा है ये लागत अवधारणा से ही जुड़ी हुई है और किसी संपत्ति के मूल्य में किसी परिवर्तन का लेखा तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक व्यवसाय उसको वसूल करता है। भावी लाभों को या परिवर्तन को तब तक नहीं गिना जाना चाहिए जब तक निश्चितता ना हो कि ऐसा परिवर्तन वास्तविक है। फ्रेंड्स, ये जो अवधारणा है ये स्थायी संपत्ति से रिलेटेड है। इसके अनुसार असेट्स के वैल्यू में परिवर्तन को तब तक नहीं लिखा जाता जब तक पूरी संभावना न हो जाए कि वे वसूली योग्य हैं। मतलब अगर संभावित लाभों को हम तब तक नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हानि की अगर संभावना है तो उसे तुरंत उसके लिए प्रावधान या व्यवस्था कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें भी दे रखा है कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो 5 लाख है और करंट कॉस्ट 15 लाख है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं लिखेंगे जब तक हमें यकीन ना हो जाए और हम अश्योर ना हो जाए कि वो हमें मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। जैसे कि हमने एक लैंड खरीदी, मतलब 2015 में हमने एक ज़मीन खरीदी और वो ज़मीन की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, 10 लाख। लेकिन 2025 तक उसकी मार्केट प्राइस 15 लाख हो जाएगी। मतलब 10 साल में वो बढ़ के 15 लाख हो गई। तो फ्रेंड्स, क्या ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख का गेन हो रहा है उसे पुस्तकों में लिखें? इसे फ्रेंड्स हम जब तक नहीं लिखेंगे जब तक इसके प्राप्त होने की पूरी संभावना न हो जाए।
लेकिन अगर फ्रेंड्स यही जो लैंड है इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से कम होकर अगर 8 लाख हो गई, तो अगर ये जो 2 लाख का हमें लॉस हो रहा है इसकी व्यवस्था हमें पहले से ही करनी होगी। फ्रेंड्स जनरली होता क्या है, लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप में से ऑलमोस्ट 70% सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप भी दीजिएगा। अब बात करते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मतलब कि द्विपहलू की अवधारणा। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे आप ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्रीज हम आगे करने वाले हैं उसके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आगे काम में आएगी और एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं इसे। दिस कॉन्सेप्ट इज़ द कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। एवरी ट्रांजैक्शन ऑन इवेंट हैज़ टू एस्पेक्ट। यह विचारधारा दोहरा लेखा पुस्तपालन का मेरुदंड है और प्रत्येक लेन देन या घटना के 2 पहलू होते हैं। गाइस इसके अनुसार पूरी अकाउंटिंग ही इसी पर बेस्ड है और यह अकाउंटिंग का आधार है और सभी लेन देन के ही 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड का इतिहास फ्रेंड्स हम आगे के वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो फ्रेंड्स ये जो डेबिट और क्रेडिट वर्ड होते हैं यही ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कि देखिए हम इससे समझते हैं, एक असेट अगर बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो जो दूसरी असेट्स है वो कम होगी। मतलब कि जो 2 पक्ष होते हैं ना, तो एक पक्ष में अगर असेट इंक्रीज़ हो रही है तो अगर दूसरे पक्ष में भी असेट ही है तो वो डिक्रीज़ होगी। या इसका दूसरा हम देखते हैं, अगर असेट इंक्रीज़ हो रही है तो लाइबिलिटी मतलब कि दायित्व भी बढ़ेगा। अगर संपत्ति बढ़ रही है तो दायित्व भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम देखते हैं, अगर असेट्स कम हो रही है, असेट्स कम हो गई तो जो असेट्स है दूसरी असेट्स वो बढ़ रही होगी। या फिर एक असेट अगर डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। ये आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, असेट्स और लाइबिलिटीज़। फ्रेंड्स अब आप इसका वाइस वर्सा मतलब कि उल्टा भी कर सकते हो और ये हमेशा ही होगा, ऑलवेज़ होगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको इसका वाइस वर्सा भी समझा देती हूँ। अगर एक लाइबिलिटी बढ़ रही है तो दूसरी लाइबिलिटी कम होगी, और अगर एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी असेट इंक्रीज़ होगी। अगर एक जो लाइबिलिटी है वो अगर डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। या अगर एक लाइबिलिटी मतलब कि जो दायित्व है वो अगर कम हो रहा है तो दूसरा जो दायित्व है वो बढ़ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और फ्रेंड्स इसी में से आपसे यहाँ जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंट ऑफिसर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कुछ मॉनेटरी वैल्यू दे करके। अब फ्रेंड्स ये जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन इसे बोलते हैं। ये जो आपको रेड कलर में बॉक्स में दे रखी है ये अकाउंटिंग इक्वेशन है और इसे तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। जैसे हम देखते हैं, इक्विटी या फिर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ मिलके होती है असेट्स मतलब कि संपत्ति या पूंजी मिला के, और इसमें दायित्व को अगर जोड़ देते हैं तो वो टोटल मिला के संपत्तियाँ बन जाती है। और फ्रेंड्स ये हमेशा ही काम में आएगी। आगे के लेसन में भी हम देखेंगे, इसे हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। लेकिन अब आप अभी इसे ध्यान रखिएगा, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में भी यही काम में आती है। जैसे एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि अगर आपको असेट्स दे रखी है टोटल 2 लाख की, 2 लाख असेट्स हैं और इक्विटी आपको दे रखी है मतलब कि स्वामी की पूंजी आपको दे रखी है 50,000 रुपये। और अगर आपको लाइबिलिटी निकालने को बोल दें, लाइबिलिटी आपको दे रखी है, असेट्स दे रखी है। इस एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हमें असेट्स दे रखी है 2 लाख की और स्वामी की पूंजी मतलब कि इक्विटी दे रखी है हमें 50,000 की, और लाइबिलिटी निकालने को बोल दिया। तो इसके एग्जाम्पल से हम लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने असेट्स रख दी 2 लाख रुपीज़, हमें स्वामी की पूंजी दे रखी है 50,000, तो हम लाइबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 लाख में से 50,000 माइनस करके 1.5 लाख मतलब 1,50,000 रुपये। और फ्रेंड्स
ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जूनियर अकाउंटेंट में पूछ लेंगे आपसे यही मॉनेटरी वैल्यू दे करके। अब फ्रेंड्स ये और एग्जाम्पल जो दे रखा है इससे भी हम समझते हैं। जैसे 1 लाख नगद देकर एक नई मशीनरी का क्रय किया, मतलब एक नई मशीनरी हमने परचेज़ की है, तो इसमें 2 पक्ष कौन कौन से हो गए, एक तो मशीनरी हो गया और दूसरा कैश हो गया। जैसे मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है 1 लाख से, लेकिन इसमें कैश डिक्रीज़ हो रहा है 1 लाख से, क्योंकि नई अपने व्यापार में तो 1 लाख की नई मशीनरी आ गई और कैश लेकिन चल गया, इसलिए कैश में कमी हो गई। तो इससे 2 पक्ष प्रभावित हुए, मशीनरी और कैश। इसमें सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक नई मशीनरी 2 लाख रुपए में रमेश से उधार क्रय की गई। अब फ्रेंड्स इसमें उधार क्रय की है तो हमारे जो लाइबिलिटी है, मतलब कि दायित्व है, वो इंक्रीज़ हो गया और मशीनरी खरीदने से हमारी संपत्ति बढ़ गई। जैसे मशीनरी बढ़ी 2 लाख से, मतलब कि हमारी असेट्स बढ़ी 2 लाख से, और क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी ये भी 2 लाख से बढ़ गए, तो दायित्व भी बढ़ रहे हैं और संपत्ति भी बढ़ रही है। और फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखने वाली ये वाली बात है कि जो भी दोनों पक्ष हैं ये सेम वैल्यू से ही बढ़ेंगे या फिर सेम वैल्यू से ही डिक्रीज़ होंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, मतलब कि रूढ़िवादिता की संकल्पना। इट स्टेट्स दैट द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम एंड शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। द रियलाइजेशन कंसेप्ट also states that no change should be counted unless it has materialized. It is not prudent to count unrealized gain, but it is desirable to guard against all possible losses. एक बार हिंदी में भी देखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। रूढ़िवादिता की संकल्पना स्पष्ट करती है कि लेखाकार कभी भी भावी आयों को शामिल नहीं करें और भावी संभावित सभी हानियों की व्यवस्था कर लें। जब किसी संपत्ति के कई वैकल्पिक मूल्य होते हैं तो लेखाकार को उस विधि का चयन करना चाहिए जो उसे अपेक्षाकृत कम मूल्य की ओर ले जाए। इसके अनुसार किसी भी परिवर्तन की गणना नहीं की जानी चाहिए जब तक कि वह वास्तविक रूप से घटित नहीं हो जाए। फ्रेंड्स ये जो अकाउंटेंट होते हैं, ये जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, उसे फर्म के भविष्य के या फिर भावी लाभों को जब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक हमें पूरा पता नहीं चल जाए कि वो होने वाले हैं, लेकिन हानियों के लिए हमें पहले से ही प्रोविज़न और उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जैसा कि हमने वसूली की अवधारणा, मतलब कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है, यह उसी पर ही बेस्ड है रूढ़िवादिता की संकल्पना भी। इसके अनुसार किसी भी असेट्स को फ्रेंड्स वैल्यू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो फ्रेंड्स हमें उसी मेथड को अपनाना चाहिए जिससे कि संपत्ति की वैल्यू कम से कम हो। और फ्रेंड्स वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया हुआ है कि हमें वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू विच एवर इज़ लोअर का ही चयन करना चाहिए। मतलब कि जो लागत है या फिर मार्केट वैल्यू जो अभी मार्केट में चल रहा है, उसमें से जो भी वैल्यू हमें कम होती है, मॉनेटरी वैल्यू जो कम होती है, उसी के अनुसार हमें पुस्तकों में लेखा करना चाहिए। और यही इसका गोल्डन रूल होता है जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। और फ्रेंड्स आप हमसे हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। या फिर फ्रेंड्स आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके सिंगल टैप करके भी वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए हम टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज और क्वेश्चंस भी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर और आपने पहले के अकाउंट्स वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें भी अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देख सकते हैं। अब बात है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मतलब कि समानुरूपता या फिर सततता की अवधारणा। एक बार फ्रेंड्स हम इसे पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव comparability of the financial statements of an enterprises through time, the accounting policies are followed consistently from one period to another. A change in an accounting policy is made only in certain exceptional circumstances. इन्हें वित्तीय विवरणों की तुलनीयता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अवधि में सतत तौर पर लेखांकन नीतियों का पालन किया जाता है। सततता की अवधारणा विशेष तौर से जब लागू की जाती है जब लेखांकन की वैकल्पिक विधियाँ समान तौर से स्वीकार्य होती हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी हाथ की कई विधियों में से किसी एक को भी अपना सकती है। फ्रेंड्स इसे ही सततता या फिर समरूपता की अवधारणा कहते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अपनाते हैं उसे हमेशा ही, मतलब हमेशा ऑलवेज ही सेम रखनी चाहिए। बार बार इन नीतियों को चेंज नहीं करना चाहिए। जब तक हम
अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूर्व के वित्तीय विवरणों से या फिर इंटर फर्म कंपैरिजन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो सेम होगी अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज़, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, या तो वो पूर्व के वित्तीय विवरणों से, पूर्व के लेखा वर्षों से, या एक फर्म से अगर हमें दूसरी फर्म की तुलना करनी है तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि एक कंपनी है, उसमें प्लांट और डेप्रिसिएशन पर उसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो अगर वो उसके लिए WDV यूज़ करती है तो वह पूरे साल मतलब हर साल ही एवरी ईयर उसे WDV मेथड ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर वो हर साल SLM मेथड अपनाना चाहती है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड, सरल रेखा विधि यूज़ करना चाहती है, तो हर साल उसे वही मेथड यूज़ करना चाहिए। ये हर साल उसे चेंज नहीं करने चाहिए। और फ्रेंड्स, हम आगे के चैप्टर्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और अकाउंटिंग असम्पशंस क्या होते हैं, इन्हें भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। बस आप हमसे हमारे साथ में बने रहिए। और फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड MCQ भी डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इन पॉलिसीज़ को केवल हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हमें लगता है कि अकाउंटिंग बुक्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार बनाना है, वो हमारी अकाउंटिंग बुक्स बनी हुई नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार, तो उसे बनाने के लिए हम चेंज कर सकते हैं, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोज़र करने के लिए इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं, या फिर हमें लॉ को मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में हम इसे चेंज नहीं करेंगे और कंसिस्टेंसी हमें बनाए रखनी होगी। अब है फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट, मतलब कि पूर्ण प्रस्तुतिकरण की अवधारणा। It refers to a concept that suggests that a business should report all the necessary information in the financial statement so that the users who are able to read the financial information are in a better position to make important decision regarding the company. इसके अनुसार वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण और ज़रूरी सूचनाओं का उल्लेख करना चाहिए, जिसके उससे उपयोगकर्ता उसे समझकर सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएँ, और यह मुख्यतः लेनदार और निवेशकों के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, इसी के अनुसार हम जो लेखे मतलब कि बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, उसमें सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए, इवन फ्यूचर और पास्ट इवेंट्स सभी से रिलेटेड ऐसी जो इन्फॉर्मेशन जो कि किसी यूज़र्स के डिसीजन मेकिंग में ज़रूरी है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे उपयोगकर्ता का निर्णय परिवर्तित होता है, मतलब कि चेंज हो सकता है। फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें पूर्ण प्रस्तुतिकरण अवधारणा का यूज़ करना चाहिए, और इसके लिए हम फुटनोट का भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियोस हैं ये कॉमर्स एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो TRA हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जूनियर अकाउंटेंट हो या अकाउंट ऑफिसर हो, सभी कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियोस इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये बेसिक अकाउंट्स ही हैं, तो सभी में सेम ही रहती है, सभी में ये चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये बेसिक अकाउंट्स है। अगर फ्रेंड्स आपके कोई और भी फ्रेंड्स हो और इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो उनके साथ भी ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिएगा। अब है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मतलब कि सारता की अवधारणा, मतलब सारता की संकल्पना। दिस कॉन्सेप्ट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल। यह फ्रेंड्स जो अभी हमने पढ़ा है फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल, यह उसी का अपवाद है। अकॉर्डिंग टू दिस, all the items having significant economic value of an business should be disclosed in the financial statement, and any significant item which will only increase the work of an accountant but will not be relevant to the users should need not be disclosed in the financial statements. The term materiality is the subjective term. एक बार फ्रेंड्स हिंदी में देखते हैं। यह अवधारणा पूर्ण अभिव्यक्ति के सिद्धांत का अपवाद है। इसके अनुसार व्यवसाय पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव डालने वाली सभी मदें वित्तीय विवरणों में दिखाई जानी चाहिए, तथा कोई भी महत्वहीन मद जो उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, उन्हें वित्तीय विवरणों में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। यह अभी आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। इसके अनुसार फ्रेंड्स होता क्या है, इसके अकॉर्डिंग ओनली उन्हीं आइटम्स का लेखा किया जाना चाहिए जो कि सिग्निफिकेंट इन नेचर हो, मतलब कि वो बड़ी वैल्यू की हों। छोटी मदें जिससे किसी का भी निर्णय प्रभावित ना हो, और इनसिग्निफिकेंट आइटम उन्हें छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं कि हमने कुछ पेन, पेंसिल, स्केल्स
कार्बन पेपर आदि स्टेशनरी से संबंधित आइटम लिए। लेकिन फ्रेंड्स, है तो ये सब असेट्स ही ना, लेकिन इनकी मॉनेटरी वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी है कि इन्हें एक साथ स्टेशनरी के रूप में ही हम बुक्स में एंट्री करेंगे, वरना अकाउंटेंट का काम अननेसेसरी बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोज़र, ये उसी का एक एक्सेप्शन है। और मटीरियलिटी, ये फ्रेंड्स ये एक प्योरली सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, या फिर सब्जेक्टिव हम इसे टर्म बोल सकते हैं, जो पर्सन टू पर्सन, हर व्यक्ति, व्यवसाय की प्रकृति, डिसीजन मेकिंग, सूचना का स्तर आदि पर डिपेंड करता है। बस गाइस, इसी के अनुसार बस ये सारी संकल्पनाएं यहीं पर एंड होती है। और आई होप आपको इन दोनों पार्ट में ये सारी संकल्पनाएं, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो एंड हमारी मेहनत और प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप सभी फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप में वीडियो ज़रूर शेयर भी करें। और फ्रेंड्स, आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाने वाले हैं, और इसी के जस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड सभी MCQ को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम डेली करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के वीडियो भी पोस्ट करते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक और अकाउंट्स के पहले के सारे पहले के वीडियो और इसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फ्रेंड्स, आप उन्हें भी चेक करिएगा। विद्या अक्से इज ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।